दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों इस आदमी का चेहरा को आप ध्यान में रखिए। इस आदमी का जो है भारत की समस्त जनता को इस आदमी का एहसानमंद रहना चाहिए। आगे के जब हम बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे कि आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया है और भारत की जनता को इसका एहसानमंद क्यों रहना चाहिए। दोस्तों इस आदमी का नाम था शरजील इमाम और ये बिहार का रहने वाला है और आप जितने भी डिग्रियां सोच सकते हैं इस आदमी के पास उतनी डिग्रियां हैं। आईआईटी है, एमफिल है, तमाम तरह की डिग्रियां हैं। और इसके मन में क्या चल रहा है ये बात किसी को पता नहीं है। लेकिन इसी बीच दोस्तों क्या होता है कि दिल्ली में सीए का प्रोटेस्ट होता है। सीए का जो कानून था जो मोदी की सरकार ने लाया था, उस कानून का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था। तो किसी जगह रात के अंधेरे में ये एक वहां पर उकसाने वाला स्पीच दे रहा था। तो उस स्पीच में ये जो शरजील इमाम है, वैसे तो आप अगर इसकी फैमिली से अगर आप टीवी पर बात करते हुए देखेंगे तो बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी काइंड ऑफ पीपल लगेंगे वो। लेकिन शरजील इमाम के मन में इतना घृणा भारत के प्रति और भारत के संविधान के प्रति, भारत के राष्ट्र के प्रति कहां से आई है, ये अब एक शोध का विषय है। तो अपने उस हेट स्पीच में शरजील इमाम कहता है कि जो चिकन नेक है, इंडिया का जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जहां पर एक पतला सा रास्ता जाता है जिसे भारत और बांग्लादेश और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग किया जा सकता है। तो ये जो बंदा है वो इसके ऊपर कह रहा था कि अगर हम कोशिश करें, अगर हम 5 लाख लोग मिलकर वहां पर जाएं और वहां की रेल पटरियों को जाम कर दें और वहां पर पूरी तरह से उसको निस्तेनाबूद कर दें तो चिकन नेक को काटा जा सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको भारत से अलग किया जा सकता है। दोस्तों ये जो लड़का है शरजील इमाम, ही वॉज जस्ट पार्ट ऑफ दैट बिग प्लान। इतने बड़े प्लान का सिर्फ वो एक पार्ट था। और इसने जो सीए के जो स्पीच में इसने ये वाला जो खुलासा किया है वो गलती से किया या जानबूझकर किया, इसकी जानकारी सिर्फ उसको है। लेकिन इसी स्पीच के चक्कर में वो लड़का जो है पिछले 5 साल से 6 साल से जेल में बंद है और तमाम अदालतें में सुनवाई उसकी हुई है बेल के लिए, लेकिन उसको किसी ने बेल नहीं दिया है। वो अभी भी सलाखों के पीछे ही है और आने वाले समय में उसको कहीं बेल भी मिलने जा नहीं रहा है। तो मतलब कि उसने एक बहुत बड़े प्लान का हिस्से को एक्सपोज करके रख दिया। उसकी यही एक बात है, यही वो एक स्पीच है जिसके लिए भारत के तमाम लोगों को उसका एहसानमंद होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे कि उसने जो ये मामला उठाया, ये जो बात कहा कि चिकन नेक को अलग काट कर अगर हम लोग काट देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जा सकता है, तो भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनका इस बात पर ध्यान गया कि क्या ये रियली में संभव है, क्या ये रियली में किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, जो चिकन नेक है वो पश्चिम बंगाल के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले उनसे टच में रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की सरकार आई है तो शरजील इमाम के इस घटना के बाद उन लोगों ने इस चीज पर काम करने का शुरुआत कर दिया था कि कैसे हम ये जो लोगों की नजर में है चिकन नेक है, इसकी नजर, लोगों की नजर से इसको बचाया जा सके और इसको मजबूत किया जा सके कि लोग भविष्य में कभी भी ये सपने भी में भी ना सोच पाए
कि इसको काट के अलग किया जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई भी प्लानिंग होती है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है। कोई भी चीज को एक एक चीज को पहले ब्लूप्रिंट उसकी तैयार करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए माहौल किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारा कुछ उसके लिए बनाते भी हैं, माहौल भी, सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं। तो अब जैसे देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में सोचिए जो सीमांचल से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन सब जिलों में जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर सोचिए कि बिहार का ओवैसी जी का कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी जी ने बिहार में कोई काम भी नहीं किया है, वहां कभी वो जाते भी नहीं है, पार्टी मीटिंग में भी नहीं जाते हैं, वहां पर चुनाव के अलावा कभी कोई रैली भी नहीं करते हैं, सभा भी नहीं करते हैं। सो थिंग इज कि फ्रॉम नोवेयर, मतलब बिहार में एआईएम का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पर वो 5 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं और 25 सीटों पर जो कांग्रेस हैं, आरजेडी हैं, इनके अलायंस को हरवा देते हैं, इतने वोट काट लेते हैं और वो हार जाते हैं। तो इनका प्रभाव, एआईएम का प्रभाव जो है उस सीमांचल इलाके में बहुत ज्यादा होने लगा था। तो अब जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये बड़ा ही अलार्मिंग लगा, तो इसके ऊपर अब काम बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा। अभी पिछले ही साल किशनगंज में आर्मी का कैंप वहां पर सेटअप किया गया था। सोचिए, मतलब कि प्लानिंग का हिस्सा है, आर्मी का कैंप सेटअप किया गया और पूरे किशनगंज एरिया को छावनी में बदल दिया जाता है। क्योंकि वहां पर बिहार में बीजेपी भी सरकार में शामिल है, इसलिए उसका उतना ज्यादा कुछ विरोध प्रदर्शन होता नहीं। विरोध होता है कि भैया, मतलब कि जहां कहीं भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती है, वहां पर पुलिस हो या सेना हो, उसको देखकर लोगों में अंदर से खलबली मचती है। तो बिहार में भी इसका विरोध हुआ, लेकिन विरोध करने से तो क्या होता है, अगर आपके मतलब की सरकार नहीं है तो आप विरोध करके कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो वहां पर आर्मी कैंप बना। उसके बाद अभी देखिए 2026 में अमित शाह जो हैं बिहार के सीमांचल के दौरे पे जाते हैं और 3 दिन का दौरा करते हैं। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अमित शाह सीमांचल के दौरे पर क्यों गए हैं, और 3 दिन का दौरा। अगर कहीं घूमने का मन करता है किसी का तो शिमला जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, लेकिन अमित शाह ने चुना किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, बिहार के सीमांचल जिलों में 3 दिन रहे और वहां पर जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो डीएम हैं, चाहे वो एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीआईजी हैं, इन सब से, और देखिए गृह मंत्रालय बिहार में भाजपा के ही पास है, तो इन सब के साथ अमित शाह ने 1-to-1 सेशन लिया, 1-to-1 बात किया सबसे, और ये समझने का कोशिश किया है कि सिचुएशन क्या है। और जब 3 दिन का दौरा खत्म करके अमित शाह आते हैं तो वहां के गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को अमित शाह ने निर्देश दिया कि जितने भी ये सीमावर्ती जिले हैं सीमांचल के, वहां पर से 10 किलोमीटर के अंदर पूरा जितना भी अतिक्रमण है सबकी सफाई होनी चाहिए। कोई भी 10 किलोमीटर के रेंज में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं रहना चाहिए। और अमित शाह ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो, और हम भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं बिहार में, तो इधर अमित शाह ने आदेश दिया और उधर सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहां पर आप मान लीजिए चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 1 शर्जिल इमाम का एक्सपोजर, चैप्टर 2 अमित शाह का सीमांचल दौरा। चैप्टर 3 दोस्तों आइए,
बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, 5 सीटों का चुनाव है, और बिहार में किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से राज्यसभा के कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे। किसी ने सपने में भी अगर सोचा है तो मुझे बता दीजिए। होली के दिन ही ये सारा कुछ मामला बाहर आया है। होली से पहले अगर कोई भी कितना बड़ा जर्नलिस्ट हो, मुझे बता दीजिए कि हाँ आपको पता था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। किसी को नहीं पता था, लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि निशांत जाएंगे राज्यसभा, निशांत को भेजेंगे नीतीश कुमार। लेकिन यहां हो गया पूरा मामला उल्टा। निशांत कुमार को जदयू में एंट्री होती है और नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भर दिया। राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, और 16 मार्च के बाद हो सकता है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाए, और नया मुख्यमंत्री मिलेगा तो बीजेपी का ही मिलेगा। मुझे लगता है, जहां तक कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नेक्स्ट सीएम होंगे विथ गृह मंत्रालय के साथ सीएम होंगे वो। और 2 डिप्टी सीएम जहां तक बनाए जाने का सवाल है, तो एक विजय सिन्हा तो रहेंगे ही एज इट इज, और दूसरा हो सकता है कि निशांत कुमार जो है बिहार के नए डिप्टी सीएम बन जाए, जिसका मैं अभी से ही विरोध कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार को अभी डायरेक्ट डिप्टी सीएम बनना चाहिए। खैर, लेकिन अब जो मेरे विरोध करने से क्या होता है, जो नीतीश कुमार की इच्छा रहेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा रहेगी, वही होगा। तो अचानक से बिहार में इतना बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता है। अच्छा, ये तो राजनीतिक उथल पुथल होता ही है, इसके साथ दूसरा राजनीतिक उथल पुथल होता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस्तीफा दे देते हैं। उसके साथ ही बिहार के राज्यपाल को हटा दिया जाता है। मतलब टोटल 9 स्टेट के राज्यपालों का अदला बदली हो जाता है। और तमिलनाडु के तेज तर्राक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व में अजीत डोभाल के लीडरशिप में ये काम कर चुके हैं। टी रवि जो खुफिया मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनको पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बना दिया गया। और बिहार के राज्यपाल जो आरिफ खान थे, मोहम्मद आरिफ खान थे, उनको हटाकर एक सैयद अता हसनैन हैं, उनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जो हसनैन साहब हैं, इनको श्रीनगर में टेररिस्ट के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। वहां से टेररिज्म को समाप्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे लोगों को एक सोचिए, जो टेररिज्म को हैंडल कर सकते हैं उनको, और दूसरे टी रवि जी को एक बिहार का राज्यपाल और दूसरा पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार में अच्छा आरिफ मोहम्मद खान को अभी होल्ड पे रखा गया है, वहां उनको किसी का कहीं का पोजीशन अभी मिला नहीं है, तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए उनको होल्ड पे रखा जाता है। अब देखिए, इधर बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, और पश्चिम बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना, इन तीनों को मिलाकर, इन 6 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक नया यूनियन टेरिटरी हो या कोई स्पेशल राज्य हो, ऐसा कुछ बना के छोड़ दिया जाएगा, जहां पर सीधा केंद्र सरकार का शासन रहेगा। वहां पर न बिहार का शासन रहेगा, न पश्चिम बंगाल का शासन रहेगा। तो इस तरह से पूरा वो जो चिकन नेक है, जो 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का विड्थ है उसको मजबूत करके उसको और बड़ा किया जाएगा, ताकि कोई भविष्य में इस तरह की योजना पर कोई मतलब काम क्या करेगा सोच भी ना पाए। और ये सारा चीज जो है विद इन 6 मंथ, ये सारा 2026 में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाना है। अब देखिए, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव है। मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी कारणवश से आप देखिएगा अंतिम समय में टल जाएगा, और वहां पर न चाहते हुए भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा,
क्योंकि वहां पर एसआईआर का काम अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है। या तो फिर वहां के जो मुख्यमंत्री है उनका कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाएगा, या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा, इधर बिहार में बीजेपी की कंट्रोल में सरकार है, और दोनों स्टेट मिलकर एक एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजेंगे, और केंद्र उस प्रस्ताव को मानकर एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, जिसके हो सकता है कि राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान को बनाया जाएगा। तो ये सारा दोस्तों पूरी प्लानिंग हो रखी है, पूरा ड्रामा सेट हो चुका है। ठीक है, अब पिक्चर रिलीज होने भर की देरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो चिकन नेक है उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो मोदी सरकार या अमित शाह का जो निर्णय है वो सही है या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।